हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यूपीएससी की फैकल्टी हूँ। आज हम लोग एक इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नेशनल इनकम है उसको पढ़ेंगे। आइए, देखिए नेशनल इनकम में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं वर्ड इनकम को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, इनकम जो है वो दो टाइप का होता है। पहला जो है वो है फैक्टर इनकम और दूसरा जो है वो है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। देखिए, जो भी फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट इनकम मिले, फैक्टर सर्विसेज क्या है आपका? फैक्टर सर्विसेज है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, वो है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। नए इकोनॉमिक्स में हम लोग लैंड को नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट मिलती है। तो लैंड को क्या मिलती है? नेचुरल रिसोर्सेज को क्या मिलती है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेज। कैपिटल को क्या मिलती है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम में क्या आ जाएंगे? गिफ्ट्स आ जाएंगे, जैसे आपके बर्थडे पे मिलता है। ग्रांट्स आ जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भूटान को, नेपाल को ग्रांट्स देती है। एड आ जाएंगे, जैसे कहीं सुनामी आ गई या नेपाल में भूकंप आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड देती है। जैसे आप दान दे दिए, कहीं चैरिटी कर दिए, डोनेशन कर दिए, ये क्या है सर? ये आपका है ट्रांसफर इनकम। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉटरी खरीदा और लॉटरी से आपको पैसे मिल गए, तो लॉटरी खरीद के आपने आपको जो पैसे अर्न हुए हैं, जो लॉटरी में आप पैसे जीते हैं, उसके लिए कोई आप मेहनत नहीं किए हैं, कोई वर्क नहीं किए हैं। आप क्या किए? आपने बस लॉटरी खरीदा और लक बाई चांस विंडफॉल गेन हो गया आपको और बहुत सारे आपको पैसे मिल गए। तो जो लॉटरी का भी पैसा होता है वो ट्रांसफर इनकम में ही आता है। साथ साथ मैन ऑफ द मैच फी जो होता है, मैन ऑफ द मैच फी भी जो होता है वो भी ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट होता है। जैसे देखिए, एक क्रिकेटर है विराट कोहली, उन्होंने मैच में एक सेंचुरी लगा दी या डबल सेंचुरी लगा दी, तो उनको मिला मैन ऑफ द मैच फी। तो क्या यही सेंचुरी लगाने के लिए विराट कोहली को मैच फी मिला था खेलने के लिए? यस, उनको अपना बेस्ट देने के लिए उनको मैच फी मिला था। और लक बाई चांस ऐसा हुआ कि उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बना दिया या फिर जीत में उनका सबसे बड़ी योगदान रही, तब उनको मैन ऑफ द मैच फी मिला। क्या ये मैन ऑफ द मैच फी मिलना तय था? नहीं, ये विंडफॉल गेन है, इसलिए आपका ट्रांसफर इनकम हो गया। अब ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में एक बात और समझना है। देखिए, जो ट्रांसफर इनकम है वो क्या है? वो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है। यूनिलेटरल मींस सिर्फ एक तरफ से होता है। जैसे आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिल गया, आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिल गया तो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन हो गया, राइट। लेकिन जो फैक्टर इनकम होता है, तो बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिला तो आपने उसके बदले बस बोल दिया थैंक यू, हो गया, आपको मिल गया। आपने उसके बदले ऐसा नहीं है कि आपने गिफ्ट आपको मिला 1000 रुपए का तो आपने भी 1000 रुपए उनको वापस कर दिया कि ये लो भैया आपने 1000 रुपए का गिफ्ट दिया, अपना 1000। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फैक्टर इनकम क्या है? वो है बाइलेटरल ट्रांजेक्शन। बाइलेटरल ट्रांजेक्शन क्या होता है? अब बाइलेटरल ट्रांजेक्शन ये होता है जैसे कि आप शॉपकीपर के पास गए और बोले कि भैया मेरे फोन में रिचार्ज कर दो, तो उसने रिचार्ज किया, तो उस रिचार्ज के बदले आप कैश देते हो शॉपकीपर को। शॉपकीपर आपके फोन में रिचार्ज कर रहा है और आप क्या दे रहे हो? आप कैश दे रहे हो शॉपकीपर को, राइट। तो ये हो गए बाइलेटरल ट्रांजैक्शन। अब देखिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे एक बात समझिए कि नेशनल इनकम के किसी भी एग्रीगेट में ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इनकम में यहां पे आपका ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होता है, या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, चलिए आइए। जब हम लोगों ने इनकम देख लिया कितने टाइप का होता है, तो इस इनकम का क्या यूज है?
जैसे आपसे किसी यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ दिया कि विराट कोहली खेल रहे हैं मैच और उनको मैन ऑफ द मैच फी मिला 10,000 रुपए, क्या ये 10,000 रुपए नेशनल इनकम का पार्ट होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। आपने लॉटरी जीत लिया 5 लाख रुपए का, 5 करोड़ रुपए का, क्या वो पैसा आपके नेशनल इनकम का पार्ट होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। आपने माई 11 सर्कल या फिर ड्रीम 11 या फिर ऐसे कोई भी फैंटेसी क्रिकेट ऐप पे 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख 1 रुपए 10 रुपए जीता, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। राइट। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम को, कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। अब डोमेस्टिक इनकम के लिए जो एग्रीगेट है वो है जीडीपी एट एमपी। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने सारे पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जामों में पूछ दिया गया है कि अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक इनकम का इंडिकेटर है? उसमें आपको दिया होगा एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम या कुछ भी दिया हो, या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा जीडीपी, कि इनमें से जो डोमेस्टिक इनकम को वो करता है, इंक्लूड करता है, वो डिनोट करता है, वो है जीडीपी। ठीक है जी। चलिए आइए हम लोग जीडीपी को देखते हैं, डोमेस्टिक इनकम को देखते हैं। जीडीपी किसका इंडिकेटर है? डोमेस्टिक इनकम का। तो अब आइए हम लोग मेन तरीके से पढ़ते हैं जीडीपी को। यहां पे हेडिंग डालते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, कैसे होता है, क्या ये नेशनल इनकम हो सकता, इसको चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। राइट। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर ये है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीडीपी को। देखिए, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। लिखिए, इट इज द फाइनल, इट इज द फाइनल नहीं लिखिए, टोटल लिखिए। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced in domestic territory in a given period of time. It is the total value of final goods and services produced in domestic territory in a given period of time. जीडीपी क्वार्टरली भी कैलकुलेट होता है और ईयरली भी कैलकुलेट होता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर लिखने से ज्यादा मैंने चूज किया गिवन पीरियड ऑफ टाइम लिखना, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर भी लिखा हुआ है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स मिले हैं। पहला, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू क्यों? क्या हम इस तरीके से नहीं बता सकते कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए? लेकिन एक बात समझो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा जब हम बताएंगे कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। जैसे 12 चेयर्स, 10 केजी राइस, 50 केजी व्हीट, 5 केजी पल्सेस, 2 फैन, ये हमारी कंट्री ने एक साल में प्रोड्यूस किया। इसका कोई मीनिंग है? इससे क्या हम कंपैरिजन कर सकते? नहीं। इसीलिए जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं। राइट। उसके बाद फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों ऐड करते हैं? देखिए, इस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा होती है फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? और हम सिर्फ यहाँ पे फाइनल गुड्स ही क्यों लेते हैं? देखिए, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग आउटपुट में, मैं अपने क्लास में आउटपुट की क्लास में
क्लैरिफाई करता हूं, राइट। लेकिन सिंस हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। वैसे गुड्स जो दूसरे सामान बनाने के एज अ प्रोसेस में यूज हो, जैसे एक स्टील सीट है, स्टील सीट कार बनाने के प्रोसेस में यूज हो जाती है और वो कंज्यूम और ट्रांसफॉर्म्ड कार में हो जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। और ऐसे गुड जो कि अब उसे कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, अब वो कंज्यूमर को यूज करने के लिए फिट हो गया है, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स। अब देखिए दो और दोनों में क्या अंतर है। जैसे सपोज टी लीव्स है, टी लीव्स चाय पत्ती, चाय पत्ती एक मैं खरीदा और चाय पत्ती एक शॉपकीपर ने खरीदा जो चाय बना के बेचता है, तो जो मैंने चाय पत्ती खरीदा वो मेरे लिए फाइनल गुड हो जाएगा, पर जो शॉपकीपर ने चाय पत्ती खरीदा उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट ट्रांजैक्शन इन द मार्केट क्या है। जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा मार्केट में वो क्या होगा? फाइनल गुड होगा। जैसे एक आटा मैं खरीदूं अपने घर रोटी बना के खाने के लिए, एक आटा बेकर या रेस्टोरेंट वाला खरीदे वो बेचने के लिए, बेक करके या रोटी बना के या नान बना के बेचने के लिए खरीदे, तो उसके लिए जो मेरा जो आटा मैंने खरीदा था वो मेरे लिए फाइनल गुड हो जाएगा और रेस्टोरेंट या बेकर के लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इसके बाद भी जो है उसको आउटपुट में हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो आप आइए हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए और ऐसे ऐसे जो आपके बेसिक्स डाउट है जो वो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड को क्यों नहीं ऐड करते हैं, फाइनल गुड को ही क्यों ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट क्यों नहीं ऐड होता है, सिर्फ फाइनल ऐड होता है। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो जब हम इंटरमीडिएट गुड को ऐड करेंगे तो एक इकोनॉमिक्स में टर्म है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो इशू हो जाएगी। अब इसी इशू को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। अब डबल काउंटिंग क्या है? सपोज मैंने 50 रुपए का आटा लिया, मैं एक बेकर हूं और उससे मैंने ब्रेड बेक करके 250 रुपए का बेचा। अब 250 रुपए का बेचा तो 250 रुपए ब्रेड की वैल्यू में क्या 50 रुपए आटा ऑलरेडी इंक्लूडेड है? यस, बिल्कुल इंक्लूडेड है। इसको वैल्यू एडेड सर्विसेज मेथड में इसको वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड में कैसे यहां से जीडीपी में कैलकुलेट होगी और उसमें प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये आ जाएगी अगर जब हम इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू को ऐड करेंगे। अब 250 रुपए का मैंने जो ब्रेड बेचा, क्या उसमें 50 रुपए आटा का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है? यस, 50 रुपए आटा प्लस 200 मेरा वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू 250 रुपए, राइट। तो जब मैं उसमें 50 रुपए का आटा और 250 का ब्रेड दोनों जोड़ दूंगा तो 2 बार आटे की कीमत ऐड हो जाएगी। वही है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, राइट। तो अब समझ में आ गया कि फाइनल गुड वहां क्यों लिखा हुआ है। दूसरी बात कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, राइट। क्योंकि जो जीडीपी है, डोमेस्टिक इनकम है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड है। तो हमें नेक्स्ट देखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी क्या होती है। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में फर्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। राइट, जितना हमारा इंडिया फैला हुआ है, जो आप इंडिया का मैप देखते हैं वो, इसका मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बना हो वो जीडीपी का पार्ट होगा। तो क्या सिर्फ यही आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में? नहीं। दूसरा क्या है? हमारे टेरिटोरियल वाटर्स आएंगे। टेरिटोरियल वाटर्स ये क्या होता है? जो इंडिया के साइड में जो हमारे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है, ये आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा? क्या सिर्फ यही आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में? नहीं, यही नहीं आएगा सिर्फ, राइट। इसके आगे भी है, वो भी देखते हैं क्या है। इसको हटा लूं, हाँ जी। तो थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा
इंडियन एम्बेसी, हमारी जो एम्बेसीज होती हैं बाहर दूसरे देश में, वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। देखिए इससे बड़ा एक कंसेप्ट रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन से, वो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जैसे कोई एक अमेरिकन डिप्लोमेट इंडिया में, उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको कोई सजा देगी? नहीं, राइट। उसी तरीके से इंडियन डिप्लोमेट से कोई यूएसए में क्राइम हो जाए, क्या यूएस गवर्नमेंट उनको सजा देगी? नहीं, उनको इंडिया बुलाया जाएगा और इंडिया के लॉ ऑफ द लैंड से सजा दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एम्बेसी है यूएस में, जो हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, उसको हम लोग अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं और आपके अपने डोमेस्टिक टेरिटरी पे आपका रूल चलना चाहिए। इसीलिए आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, आप लोगों में से जो आईएफएस बनना चाहता है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी। तो इंडियन एम्बेसीज आ गई। चौथा क्या है? इंडियन शिप्स, नो ये वाली शिप नहीं, ये वाली शिप्स एंड एयरप्लेन्स, इंडियन शिप्स एंड एयरप्लेन्स, इंडियन शिप और एयरप्लेन जो कि फॉरेन उसमें है, जो कि आपके फॉरेन लैंड पे ऑपरेट कर रही है। जैसे कि एक इंडियन शिप है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, ऑस्ट्रेलिया से लेके फ्रांस गई जहाज, उसकी जो फैक्टर इनकम होगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। एक इंडियन प्लेन जो है वो एयर इंडिया यूके से फ्रांस में कुछ लोगों को ले गई, वहां से ऑपरेट कर रही है, तो उसके भी जो फैक्टर इनकम होंगे वो कहाँ आएंगे सर? वो आएंगे आपके इंडियन डोमेस्टिक इनकम में, मींस जीडीपी में। तो सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है सर क्योंकि उसके जो ओनर हैं शिप्स और एयरप्लेन्स के, वो इंडियन हैं, राइट। उसके बाद आपके ऑयल रिग्स आ जाता है, जो इंटरनेशनल वाटर में वो ऑयल रिग्स है। उसके बाद आपका डिफेंस कैंप्स, मिलिट्री कैंप्स जो आ जाती है वो है। ये सब भी के जो फैक्टर इनकम है वो आपके डोमेस्टिक इनकम में ऐड होते हैं, क्योंकि ये आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसका एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जब आप इंडियन एम्बेसीज फॉरेन कंट्री में है, उसको बोल रहे हैं कि ये मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहाँ का फैक्टर इनकम जो है वो मेरे जीडीपी का पार्ट है, ठीक उसी प्रकार जो अदर कंट्रीज का एम्बेसीज है, जैसे हमारे दिल्ली में एक जगह है चाणक्यपुरी, वहां पे बहुत सारे एम्बेसीज हैं। अब वहां पे जो चाणक्य में एम्बेसीज है सर, वहां पे जो यूएस की एम्बेसी है, इंडोनेशिया की एम्बेसी है और भी अदर कंट्रीज की एम्बेसी है, वहां का भी जो फैक्टर इनकम है सर वो हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका होगा जिसकी एम्बेसी है। तो फॉरेन एम्बेसीज ऑन इंडियन सॉइल वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम जीडीपी, एनएसओ क्वार्टरली और ईयरली कैलकुलेट करती है। क्वार्टरली डेटा भी आता है, ईयरली डेटा भी आता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा जीडीपी के डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन, राइट। तो इस हिसाब से आपके जीडीपी में जो भी, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बेसिक हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि एक पर्सन है, उनका नाम है पर्सन एक्स, वो एक अमेरिकन सिटीजन है। वो कहाँ के सिटीजन है सर? अमेरिकन सिटीजन है। अब अमेरिकन सिटीजन है और वो गुड़गांव के एमएनसी में वर्क करते हैं। अमेरिकन सिटीजन है और वर्क कहाँ कर रहे हैं? गुड़गांव के। क्या इनकी सैलरी हमारे जीडीपी की पार्ट होगी? जीडीपी की पार्ट होगी इनकी सैलरी। अब देखते हैं कि हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है। अब डेफिनेशन से कैसे हमें हेल्प कर रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मिस्टर एक्स जो है वो सर्विस में है, तो इसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि वो जो प्रोडक्शन होना चाहिए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन से होना चाहिए? नहीं, जीडीपी में तो बस दो ही चीज चाहिए कि पहला फाइनल गुड होना चाहिए और दूसरा वो फाइनल गुड तो खैर वो इंक्लूडेड ही है, तो फाइनल गुड्स को आप हटा दो। जीडीपी में तो बस एक ही क्राइटेरिया है कि जो प्रोडक्शन है वो कहां होना चाहिए? वो होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी में, राइट? प्रोडक्शन कहां होना चाहिए सर? डोमेस्टिक टेरिटरी में, राइट? तो अब इस तरीके से जो मिस्टर एक्स है वो अमेरिकन हो या फिर ये अर्जेंटीना के हो या फिर ये चिली के हो या फिर ब्रिटेन के हो या फिर किसी देश के हो, इनफैक्ट ये अगर ये मार्स से भी आए हों और इंडियन टेरिटरी पे वर्क कर रहे हो तो इनकी सैलरी हमारे जीडीपी की पार्ट होगी, राइट? ठीक उसी प्रकार से एक कंपनी है एक और वो कंपनी का नाम है सपोज जारा, राइट? अब जारा कंपनी है, ये इंडियन सॉइल पे वर्क कर रही है। जारा इंडिया का जो प्रॉफिट है क्या वो हमारे जीडीपी का पार्ट होगा? फिर से वही नियम लगाइए। कौन सी नियम? कि आप डेफिनेशन देखिए क्या है। डेफिनेशन में जो क्राइटेरिया है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी का, डोमेस्टिक टेरिटरी का, राइट? डेफिनेशन में तो यही क्राइटेरिया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। तो क्या जारा इंडिया कहां की है? वो तो जीडीपी को इशू ही नहीं है, कहीं की भी हो, इंडियन सॉइल पे वर्क कर रही है और इस जारा इंडिया का जो प्रॉफिट है वो सिंस इंडियन सॉइल पे वर्क कर रही है और इंडियन सॉइल मींस इंडिया के टेरिटरी के अंदर, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी की पार्ट है, तो सर उसका प्रॉफिट हमारे जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, जो कि नेक्स्ट कंसेप्ट है सर वो है नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम को डिनोट किया जाता है एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी क्या होता है? एनएनपी एमपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए एनएनपी एमपी नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन से ही क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, तो इसका होगा इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by residents in a given period of time। ठीक है जी? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर मैडम टोटल वैल्यू भी क्लियर है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी वो जीडीपी वाला ही सेम यहाँ पे है, प्लस में यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा है रेसिडेंट्स। अब रेसिडेंट क्या होते हैं अगर ये जान लिए तो हम लोग नेशनल इनकम क्या होता है वो जान लेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं रेसिडेंट क्या है। रेसिडेंट कोई भी पर्सन, एनी individual or company whose economic interest lies in our country। कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे
इंडिया में हो, हमारे देश में हो, राइट। अब देखिए, जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं हूं, मेरा नाम अभिषेक है, राइट। जैसे MS धोनी साहब हैं, जैसे विराट कोहली साहब हैं, जैसे PNB है, जैसे SBI है। इनका क्या है, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में है क्योंकि ये इंडियन कंपनी है। लेकिन जैसे जारा है, जैसे और कोई कंपनी ले लो आप, किया मोटर्स है, जैसे होंडा मोटर्स है, ये क्या है, इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं है। अब देखिए, जब हमने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में देखा, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या था क्राइटेरिया कि वो प्रोडक्शन चाहे कोई भी पर्सन करे, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पे होना चाहिए, वो हमारा GDP है, हमारा डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम में क्राइटेरिया क्या है, चाहे कहीं भी प्रोडक्शन हो गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारा रेसिडेंट कर रहा है तो हमारा नेशनल इनकम है, राइट। चाहे कहीं भी प्रोडक्शन हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारा रेसिडेंट कर रहा है तो हमारा नेशनल इनकम है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज इंडिया में IPL हो रही है, IPL में एक पर्सन खेल रहे हैं जिनका नाम है AB डिविलियर्स, राइट। अब AB डिविलियर्स इंडिया में खेल रहे हैं, राइट, तो इनको कुछ सैलरी मिलेगी। क्या ये सैलरी हमारे डोमेस्टिक इनकम, जिसको कि हम GDP से डोनेट कर रहे हैं अभी, क्या उसकी पार्ट होगी? सर, ये मैच IPL का कहां खेला जा रहा है? इंडिया में। इंडिया क्या हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? यस, डेफिनेटली। तो ये पर्सन कहां से बिलोंग करते हैं? GDP को मतलब नहीं है, तो हमारे GDP की पार्ट होगी, यस। पर क्या हमारे ये नेशनल इनकम का पार्ट होगी? NNP का पार्ट होगी? NNP को इससे मतलब नहीं है कि ये IPL इंडिया में हो रहा है या फॉरेन में हो रहा है, राइट। NNP को मतलब है कि क्या ये पर्सन हमारा रेसिडेंट है? रेसिडेंट है तो हमारा नेशनल इनकम है, रेसिडेंट नहीं है तो हमारा नेशनल इनकम नहीं है। तो क्या ABD हमारे नेशनल रेसिडेंट है? नहीं, वो तो साउथ अफ्रीकन है, तो ये NNP का पार्ट नहीं है, वह नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, SBI ऑपरेट कर रही है इंडिया में, ठीक है जी। तो क्या इनका SBI का प्रॉफिट जो है वो हमारे GDP का पार्ट होगा? यस। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑपरेट हो रही है। दूसरी बात, क्या ये हमारे NNP का पार्ट होगा? SBI कहां की रेसिडेंट है? इंडिया की है, इंडियन कंपनी है, राइट। वर्क भी इंडिया में कर रही है, वैसे भी नेशनल इनकम को इंडिया में वर्क करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंपनी है तो होगी। होपफुली यहां से आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ मैं आप लोगों को फिगर दे देता हूं। अभी जो करंट हमारे पास GDP का डेटा है वो है 2022-23 में जो GDP है वो है 272 लाख करोड़। और NNP कितना है सर? NNP है 268 लाख करोड़। ये हमारे GDP का फिगर है, राइट। अब हम सेकेंड क्लास में जो ये पार्ट 2 है उसमें देखेंगे कन्वर्जन टूल्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद देखेंगे NSO का मेथड कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम लोग इसमें मेंस की इशू भी करेंगे कि कैसे GDP एक फॉल्टी मेट्रिक है हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। थैंक यू।